नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट निशांत और स्वागत है आप सबका सत्ता से साहित्य तक इस श्रृंखला में। नीट परीक्षा में हुई धांधली पर अब तक ढेर सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और अब भी चल रही है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए, इसलिए वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और ये परीक्षा है, सरकार का दायित्व है, इसलिए सरकार इस गड़बड़ी को अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश में लगी। ना तो सरकार की तरफ से और ना ही नीट की परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत दिए जा रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई है इस मामले में, लेकिन ये सिर्फ लीपापोती तक ही सीमित है। और अब बात न्यायालय के अधीन है, इस वजह से मामला और भी उलझता जा रहा है। इस सारी राजनैतिक और न्यायिक उठापटक के बीच उन लाखों बच्चों का भविष्य अब भी अंधकार में है जिन्होंने 2 या उससे भी ज्यादा सालों तक दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की है। और उन लाखों माँ बाप की जान मानो तलवार की धार पर रखी हुई है जिन्होंने कर्ज लेकर अपनी खुद की जरूरतों को ताक पर रखकर अपने बच्चों की कोचिंग और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए। क्योंकि इस देश की विडंबना यही है कि बेकार निठल्ले लोगों को वक्त बर्बाद करने के लिए इंटरनेट का डेटा जितना सस्ता है, उतनी ही शिक्षा और उससे जुड़ा हुआ हर पहलू महंगा है। इस देश में जहां एक तरफ सरकारी स्कूल रोज सैकड़ों की तादाद में बंद हो रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई महंगी होती जा रही है। तो फिर मेडिकल जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करना तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को लेकर सरकार की उदासीनता के चलते बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना अब उनका अधिकार नहीं बल्कि एक प्रिविलेज बन चुका है। और इस प्रिविलेज पर भी अब धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से सक्षम वर्ग की मोनोपोली बनती जा रही है। जूनियर कॉलेज अब बस एक फॉर्मेलिटी तक रह गए हैं और कोचिंग क्लास का कल्चर अब पूरे देश पर हावी है। और जहां अधिकतर जूनियर कॉलेजेस में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई बेहद कम शुल्क में हो जाया करती थी, अब वही पढ़ाई कोचिंग क्लास के भरोसे साल के लाखों रुपए की फीस भरकर भी नहीं हो पा रही। हर साल जो लाखों विद्यार्थी नीट जैसे परीक्षाओं के लिए बैठते हैं, उनमें से अधिकतर आज भी छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। लेकिन अब जब कॉलेजेस में रोजाना लेक्चर्स होना लगभग बंद हो गया है, तो इन बच्चों के पास कोचिंग क्लासेस लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इस साल लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा के लिए बैठे थे। अगर हम 50% का एक कंजर्वेटिव फिगर भी पकड़कर चले, तो भी उस हिसाब से 22 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट की कोचिंग लगाते हैं इस देश में। एक एवरेज नीट कोचिंग सेंटर की फीस सालाना लगभग 1 लाख के आसपास होती है। तो उस हिसाब से ये पूरा मार्केट अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का है। तो जरा सोचिए कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, उस एग्जाम की सिर्फ कोचिंग के लिए हमारे माँ बाप साल के 10,000 करोड़ की फीस भरते हैं। अभी तो उस लड़के या लड़की ने नीट क्लियर भी नहीं की है, उसका एडमिशन भी नहीं हुआ है और वो डॉक्टर भी नहीं बनी। ये हजारों करोड़ सिर्फ उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का खर्चा है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इस देश में जिस परीक्षा के लिए हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उस MBBS के कोर्स की देश के सारे कॉलेजेस मिलाकर टोटल सीट्स है केवल 1,09,000 के आसपास, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की लगभग आधी सीट्स हैं। और जहां एक तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस लगभग 25,000 के आसपास होती है, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस लगभग 25 लाख के आसपास होती है या उससे भी ज्यादा। तो जब इतनी ज्यादा कंपटीशन है, जब इतने लाखों बच्चों का भविष्य और हर साल उन बच्चों के माँ बाप के हजारों करोड़ रुपए जहां दांव पर लगे हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि इस तरह की एंट्रेंस एग्जाम पूरी ट्रांसपेरेंसी और गंभीरता से एग्जीक्यूट करे। लेकिन हमारी सरकार इस विषय को लेकर कितनी ज्यादा लापरवाह है, इस बात का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि नीट के साथ साथ और भी फैकल्टी के एंट्रेंस एग्जाम लेने वाली संस्था NTA, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है, ये संस्था महज 24-25 परमानेंट एम्प्लॉयज के भरोसे अपना काम चलाती है। और इसी संस्था ने नतीजे आने के बाद
शुरुआत के कुछ दिनों में किसी भी तरह के पेपर लीक और दूसरी तरह की गड़बड़ियों से अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि नीट के जो रिजल्ट 14 जून को आने थे, उन्हें प्रीपोन करते हुए ठीक लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन घोषित कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकसभा के नतीजों की वजह से एक हफ्ता तो किसी सरकारी एजेंसी या मीडिया को फुर्सत ही नहीं मिली कि नीट में हुई धांधली पर उनकी नजर भी पड़ी। लेकिन फिर धीरे धीरे देश के हर कोने से पेपर लीक की, कुछ विद्यार्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स, एक ही एग्जाम सेंटर से दर्जनों हाई स्कोर्स की खबरें आने लगी और सरकार सख्ते में आ गई। लेकिन उस वक्त भी सरकार का इनिशियल रिस्पांस बेहद लापरवाही वाला था। पहले तो सरकार की तरफ से इन सब खबरों का खंडन किया गया और जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर इस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को बचाने की कोशिश की गई। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हुई इस धांधली को छुपाना बहुत मुश्किल है और इससे भी ज्यादा मुश्किल इस बात पर यकीन कर पाना है कि इन सब धांधलियों में एनटीए के अधिकारी शामिल ना हो। हालांकि इस बात को साबित करने जैसे कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन बिना बड़े अधिकारियों की मदद के इतनी सुरक्षित समझे जाने वाली परीक्षा में इस तरह के स्कैम होना मुमकिन नहीं है। और सिर्फ एनटीए के अधिकारी ही नहीं, उसके साथ साथ नीट की कोचिंग देने वाले कुछ बड़े नामचीन क्लासेस का भी अगर आगे जाकर कोई कनेक्शन निकलता है तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस के कोचिंग क्लासेस का सालाना कारोबार जहां 10,000 करोड़ का हो, उस मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाने का सबसे जायज तरीका यही है कि आपके क्लासेस के रिजल्ट सबसे अच्छे रहे। ऑल इंडिया रैंक में टॉप में आए, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स के नाम के साथ आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा है, उतना ही आपकी अगली बैच के एडमिशन का नंबर बड़ा होता है। और इस जायज तरीके को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई अगर थोड़ा बहुत नाजायज तरीका अपनाता है तो ये कोई पहली बात तो होगा नहीं। इससे पहले भी पेपर लीक के कई मामले सामने आए। 2019 में उत्तर प्रदेश में 12वीं के और उसके पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लिए जाने वाली एग्जाम्स के पेपर, या 2022 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के पेपर जैसे अनगिनत मामले। और इन सभी मामलों में संबंधित संस्थाओं के बड़े अधिकारी और उससे जुड़े हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट के शामिल होने की खबरें भी सामने आई हैं। और इस बार भी नीट के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से नाम सामने आए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन इस स्कैम के तार बहुत ऊपर तक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है, सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो है वो माँ बाप जो अपनी नाकारा औलाद का भविष्य बनाने और समाज में हमारा बच्चा डॉक्टर है कहकर खुद का रुतबा बढ़ाने के चक्कर में 50-50 लाख में पेपर खरीदने को तैयार हो। अगर ये खरीदार ना होते तो पेपर लीक भी ना होते। और इन सारी गड़बड़ियों के चलते बच्चों में और उनके परिवारजनों में एक आक्रोश है, डर है और एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बन गई है। सरकार का कहना है कि फिर से नीट की परीक्षा लेना संभव नहीं, और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इनमें अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से पढ़कर अच्छा स्कोर हासिल किया है और फिर से परीक्षा लेना इन विद्यार्थियों के साथ ज्यादती होगी। लेकिन इस पेपर लीक की वजह से इस बार कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ गया है। जहां अब तक औसतन एक आध स्टूडेंट ही पूरे 720 मार्क्स स्कोर करता था, वहां इस साल 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 का स्कोर लाया है। 715 से 710 के बीच जहां लास्ट ईयर लगभग 31 स्टूडेंट्स थे, वहां इस साल यह आंकड़ा 630 स्टूडेंट्स के ज्यादा है। और जहां पिछले साल 600 से 650 के बीच स्कोर करने वाले 35,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे, वही इस बार यह आंकड़ा 1 लाख से भी ज्यादा है। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एक साल में ही नीट का रिजल्ट 5 से 6 गुना बढ़ गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और अब नीट की काउंसलिंग को भी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जरा सोचिए उन बच्चों के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। जिंदगी के शायद सबसे अहम मोड़ पर आकर इस तरह की परिस्थिति में कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। एक तरफ एग्जाम दोबारा होगी या नहीं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। दूसरी तरफ एडमिशन प्रोसेस शुरू करने के लिए जो काउंसलिंग की जाती है उस पर भी रोक लगा दी गई है। और ऊपर से इन सब धांधलियों की वजह से रिजल्ट में 500 से 600% से ज्यादा बढ़त हुई है। तो अब एडमिशन की गारंटी भी नहीं बची। अब चाहे आगे जो भी हो, सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला सुनाए,
सरकार और एनटीए अपनी तरफ से कितनी भी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करे, लेकिन इन लाखों स्टूडेंट्स का जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। और आज पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स की भी इतने सालों की जो हार्ड अर्न क्रेडिबिलिटी है उस पर भी न चाहते हुए सवाल उठना शुरू हो गए। अब देखना यह है कि सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझकर आगे क्या फैसला लेती है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय को लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।